निकालते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता हो, ठीक है। अब वो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, टाइट्रेंट, ठीक है ना। दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसके हेल्प से, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, जिसके हेल्प से हम दूसरे सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, उसको अपन बोलते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। अब बेसिकली टाइट्रेंट बेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्राइमरी टाइट्रेंट्स। तो प्राइमरी टाइट्रेंट्स क्या होता है, रिएजेंट्स व्हिच कैन बी एक्यूरेटली वेग्ड एंड देयर सॉल्यूशन आर नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, आर नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, ओके, बिफोर यूज, ठीक है। सेकेंड टाइप के क्या होते हैं, these titrations can be accurately weighed and solutions are to be standardized before use, ठीक है। तो बेसिकली मतलब कि ये इसका ये आपको डिटेल में आपको टाइट्रेंट्स का टाइप जानने नहीं है, ये सिलेबस में है नहीं, जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, ठीक है। कि एक आपको क्या होता है, प्राइमरी टाइट्रेंट जो होते हैं वो ऐसे टाइट्रेंट होते हैं जिनको स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी टाइट्रेंट होते हैं मतलब वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी टाइट्रेंट होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। आ रही है बात समझ में, बोलो। सो ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है बेटा, बोलो। समझ में यस आया, सर। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज टाइट्रेट। टाइट्रेट बेसिकली क्या होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता नहीं होता, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी होती है, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेट, ठीक है ना। ओके, तो सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सब्सटेंस टू बी एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब क्या, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, जनरली टेकन इन अ बीकर, उसको जनरली एक बीकर में लिया जाता है, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंस पॉइंट बेसिकली क्या होता है, तो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट आप जानते हो, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जब एक सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो दूसरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर हो जाए। मतलब कि टाइट्रेंट का रिएक्शन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है, उसके हेल्प से आप टाइट्रेट का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, उसके साथ आप टाइट्रेट का रिएक्शन कराते हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, ठीक है। तो इन दोनों का जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होता है तो आपको पता है कि रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है, यही तो अपन ने पढ़ा है इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो जब दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाए, बोलो, सेम हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, इक्विवेलेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है, देखो n1v1 इज इक्वल टू n2v2, n1 इंटू v1 क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फर्स्ट, एंड n2v2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सेकंड। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, इंडिकेटर जानते हो ना, जैसे पीएच है ना, मिथाइल ऑरेंज है ना, फिनोल्फ्थलीन, ये सारे क्या होते हैं, बोलो, इंडिकेटर होते हैं। ये क्या होता है कि जब ये कोई सब्सटेंस अपना नेचर चेंज करता है, एसिड टू बेस, बेस टू एसिड, तब ये अपना कलर चेंज करके बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जो फला सब्सटेंस है वो एसिड है या फला सब्सटेंस क्या है, बोलो, बेस है, ठीक है। तो अब मैं आपको टाइट्रेशन करके डायग्राम के थ्रू सारी चीजें समझाऊंगा, उससे पहले मैं बेसिक से आपको बता देता हूँ कि टाइट्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, ओके। तो बेसिकली चार कैटेगरीज में हम टाइट्रेशन को बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। सेकेंड इज रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। थर्ड वन इज थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। पिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इसमें से जो थर्ड और फोर्थ है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये यूजी के सिलेबस में है, मतलब बेसिकली ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये वाला और ये वाला हमको नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड वाले में से अभी हम फिलहाल फर्स्ट को डील करेंगे, जो सेकंड आएगा वो आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम, तो उसमें हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, दैट इज जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे, तब उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बोलो बेटा हाँ कि ना, आ रही है समझ में, यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब देखो बेसिकली टाइट्रेशन कराते कैसे, जैसे इसमें क्या कराते हैं, आप एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हम वो सब्सटेंस डालते हैं जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन मींस लेट से मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी
कुछ भी, सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ये हमको नहीं पता कॉन्सेंट्रेशन, या मैं डायरेक्ट सी लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन इसका है क्या, अननोन। लेकिन वॉल्यूम तो हम किसी भी चीज का नाप सकते हैं ना, वॉल्यूम तो मेजरेबल होता है ना, मेजरेबल क्वांटिटी है। आप तो किसी भी चीज में डालो, कंटेनर में डालो, कंटेनर में अगर ये बना हुआ है, जो लाइंस होते हैं कि ये भाई 10 ml है, 15 ml वॉल्यूम नाम सकते हैं, तो वॉल्यूम तो इसका नोन है, ठीक है। अब इस सब्सटेंस का हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो इसके लिए ये आपको बीकर में हम ये सब्सटेंस डालते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं एक दूसरे सब्सटेंस का, जिसको हम लेते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट एक बेसिकली ट्यूब टाइप का होता है, जिसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको क्या गिरता है, बोलो, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको क्या गिरता है, वो सब्सटेंस गिरता है जिसके हेल्प से हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। और इसमें जो सब्सटेंस भर्ती होता है ना, इसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा, बोलो, नोन होता है। तो ये क्या है आपको, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी नोन है, और वॉल्यूम तो आप मेजर कर ही सकते हो, और वॉल्यूम भी नोन है। समझ में आ रहा है, बोलो बेटा, ठीक है। ठीक है, और इस सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, यस सर। टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। और इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, टाइट्रेट। अब हम रिएक्शन करवाते कैसे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं इंडिकेटर, ठीक है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें से ये इंडिकेटर हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर डाल देते हैं, ठीक है। ओके, किसमें, टाइट्रेट में, इंडिकेटर, ठीक है। और ड्रॉप, अब इंडिकेटर मान लो इसमें, मान लो हमने ले लिया एसिड, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके ही दिखा देता हूँ एसिड बेस टाइट्रेशन का। मान लेते हैं कि हमने इसमें ले लिया NaOH, क्या ले लिया बेटा, NaOH, ठीक है। और इंडिकेटर मान लो हमने ले लिया, लेट्स से फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, कोई दिक्कत, बोलो बेटा। अब जब NaOH लिया है तो इनिशियल कलर क्या होगा बीकर का, बताओ, इनिशियल कलर क्या होगा इसका, इनिशियल कलर क्या होगा, फिनोल्फथलीन कौन सा कलर शो करता है बेस में, बताओ, पिंक, है ना, समझ में आ रहा पिंक। है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, तो अभी इसकी कलर क्या होगी, बोलो, पिंक होगी, ठीक है। अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें टाइट्रेंट को गिराना शुरू करेंगे। लेट सपोज कि जो है टाइट्रेंट है हमारा, वो है HCl, क्या है बेटा, बोलो, HCl। तो HCl को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना शुरू करेंगे। जब HCl को गिराना शुरू करेंगे तो होगा क्या बेटा, HCl जो हम गिरा रहे हैं वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बोलो, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है जो कंटेनर में बेस की, वो धीरे धीरे घटते रहेगी, क्योंकि ये क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ कि ना, समझ में आ रहा है सबको। तो धीरे धीरे इसकी पीएच क्या होगी, बोलो, जो बीकर बीकर की जो पीएच है वो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बेस है इसके अंदर, तो आप एसिड डाल लो, न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो धीरे धीरे बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है, तो पीएच क्या होगा बेटा, बोलो, डिक्रीज होगा। ये समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। सर यहाँ पर सी क्या है? सी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने सी से सी। रिप्रेजेंट, बोलो, यहाँ तक जी किसी सर को, समझ गया। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कि यहाँ से जैसे जैसे हम धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते जाएंगे HCl को, तो आपका NaOH क्या होते जाएगा, न्यूट्रलाइज होते जाएगा HCl के साथ रिएक्शन से, और इसकी पीएच धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हो कंटिन्यूअसली, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा NaOH जो है, सो इसके लिए आप HCl जो गिरा रहे हो, तो पूरा का पूरा धीरे धीरे जो HCl गिराते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा NaOH को HCl न्यूट्रलाइज कर देगा। ये समझ में आ रहा है, बोलो, ये समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा HCl को क्या करेगा, NaOH न्यूट्रलाइज, NaOH को क्या करेगा, HCl न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद जैसे ही आप एक भी ड्रॉप इसका HCl का इसके अंदर गिरा, तो ये सॉल्यूशन बेसिक से क्या हो जाएगा, बोलो, फाइनल क्या हो जाएगा, बोलो, एसिडिक, ठीक है। और कलर जो है सो फिनोल्फथलीन का पिंक से फाइनल कलर क्या हो जाएगा इसका, बोलो, तुरंत कलर में चेंज आएगा। पहले पिंक था, कलरलेस। अचानक से कलर में चेंज आएगा, इंस्टेंटेनियसली कलर में चेंज आएगा, और ये फाइनल कलर क्या हो जाएगा इसका, बोलो, जो फिनोल्फथलीन का जो कलर होता है एसिडिक मीडियम में, दैट इज कलरलेस, ठीक है। उस टाइम पे हम बोलेंगे, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट, बोलो, NaOH, ठीक है। अब कुछ लोग एक सवाल, क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, तो सर आप जब ये ड्रॉप गिरा दिए तब तो ये एसिडिक हो गया सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl तो ज्यादा हो गया बेस से, बोलोगे ना,
अरे है कि नहीं? क्योंकि सॉल्यूशन Yes, एसिडिक हो sir. गया, इसका Yes. मतलब क्या है, NaOH पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिर्फ HCl है उसमें बचा हुआ। लेकिन आपने क्या गिराया था? सिर्फ एक ड्रॉप गिराया। जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ उसके बाद जस्ट आपने एक ड्रॉप गिराया, तो एक ड्रॉप की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। तो जिस पॉइंट पे इसका कलर चेंज हुआ उस पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट? NaOH। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या बेटा? बोलो, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इस पॉइंट को? समझ में आ रहा है सबको? बोलो बेटा, बोलो। Sir, equivalence point और एक बार समझ. मैंने बोला कि इस पॉइंट पे जिस पे क्या होता है बेटा, बोलो, एसिड पूरी तरह से बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, उस पॉइंट पे क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, है ना? टाइट्रेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स टाइट्रेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? और इस पॉइंट पे जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया? आ गया? लास्ट और वाला समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताओ? सर नहीं समझ, तो वही लास्ट वाला इसमें क्या नहीं समझ में इक्वल। आया? मैंने बोला कि बेटा आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराओगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराओगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज होने के बाद जैसे ही एक ड्रॉप गिरेगा हो ना, ये बहुत केयरफुली गिराते हो, बहुत स्मॉल वॉल्यूम का ड्रॉप होता है। ड्रॉप का मतलब बहुत धीरे धीरे ड्रॉप गिरता है, बहुत छोटा छोटा ड्रॉप होता है। तो जैसे ही आप पहला ड्रॉप गिराओगे ये सॉल्यूशन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होने के कारण, तो आपका कलर में क्या आ जाएगा? बोलो, चेंज आ जाएगा। उस टाइम आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। भले आप बोलोगे कि सर ये सॉल्यूशन तो कलर चेंज हो गया तो एसिडिक हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में बेसिकली चलो आप ऐसे समझो कि आपका ये जो पिंक कलर है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि ये जो पिंक कलर है, ठीक है, जब तक ये बेसिक था पिंक हो गया, जैसे ये बेसिक से न्यूट्रल होगा इसकी कलर क्या हो जाएगी? बोलो, कलरलेस हो जाएगी। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जैसे ही ये पिंक से कलरलेस हुआ मतलब कि सॉल्यूशन अब पूरी तरह से क्या हो चुका है? बोलो, बोलो, न्यूट्रल हो चुका है। फाइनल एसिडिक नहीं, फाइनल न्यूट्रल लिखो। फाइनल क्या हो चुका है? न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो अब इसकी कलर क्या होगी? तुरंत पिंक से चेंज होकर क्या हो जाएगी? बोलो, कलरलेस। और जब ये न्यूट्रल हो जाएगी तो हम बोल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब ये बीकर का नल हम बंद कर देंगे, अब इससे कोई ड्रॉप नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है बात? और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, HCl उतना आपने डाल दिया, इनफ अमाउंट ऑफ HCl डाल दिया जिससे NaOH न्यूट्रलाइज हो जाए, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और जब कोई भी कंप्लीट रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ वन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अनदर रिएक्टेंट। सिखाया था ना पिछले क्लास में? अरे बोलो। यस सर। और इस पॉइंट पे जब इक्विवेलेंट सेम हो जाते हैं किसी रिएक्शन में तो उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। अब समझ में आया? अरे बोलो, यस सर। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो। नहीं है ना? अरे बोलिए। नो सर। ठीक है, तो जो एट इक्विवेलेंस पॉइंट बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बिकम्स इक्वल टू एट इक्विवेलेंस पॉइंट number of gram equivalent of acid becomes equal to number of gram equivalent of base। बोल सकते हैं बेटा? बोलो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ठीक है, हमको इसका कॉन्सेंट्रेशन पता था, किसका? बोलो, बेस का। NaOH का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना था। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हमको पहले से पता था, देख लो ऊपर, पता था ना? HCl के कॉन्सेंट्रेशन हमने नोन लिए। ठीक है, लेट से हम इसको मोलैरिटी के फॉर्म, तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को लिख सकते हैं ना, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख सकते हैं? बोलो, नॉर्मेलिटी ऑफ, या नॉर्मेलिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड।
that has been discharged into the beaker drop by drop बोल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, हेलो, आवाज आ रही है बेटा, हेलो, Yes, sir. ओके, हाँ ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको बोलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस जो है, हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस पता नहीं है, हमको इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम हमने लिया है बीकर में वो तो हमको पता है ना, तो ये क्वांटिटी हमको पहले से पता है, ये नोन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एसिड ये भी नोन है, ठीक है, आपने बेस कितना लिया था ये भी आप कैलकुलेटेड है आपके पास, ठीक है, तो क्या इसके हेल्प से आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या नॉर्मेलिटी ऑफ बेस नहीं निकाल सकते, बोलो बेटा निकाल सकते हो, निकाल Yes. सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं क्या, किसी भी सब्सटेंस को टाइट्रेशन की हेल्प से उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके, समझ में आया, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है, एनीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है, चलिए तो एक सवाल बना के दिखाइए, थोड़ा सा ऊपर कर 20 ग्राम S3PO4, ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट में से आता है, ठीक है ना, टाइट्रेशन, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला था पहले से पढ़ के, इन वाटर एंड मेड अप टू 1 लीटर, अप टू 1 लीटर, ठीक है, 50 ml of this solution requires 50 ml of NaOH solution for complete न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, determine the molarity of NaOH solution, also determine the volume of NaOH used if neutralization is carried out up to single stage, ठीक है, करिए बेटा, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, करिए।
बन गया बेटा? आंसर आ गया? मेरे को आंसर चैट में भेजिए। आंसर आ गया बेटा? नहीं बेटा, 0.612 है आंसर फर्स्ट पार्ट का। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कीजिए। मोलैरिटी इज 0.612 और सेकंड केस में वॉल्यूम इज 16.67 mm। बेटा मैं आंसर बताऊं? मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? अरे बोलो हाँ कि ना, कि ट्राई करना है? सर 2 मिनट। ठीक है, जल्दी करो। सर
हो गया? सर बता दीजिए। ओके ठीक है बेटा। आदित्य तुमसे भी नहीं बना? आदित्य राव क्या कर रहे हो भाई? मूल कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं बनना है। 20 gram S3PO4 is dissolved in water and made up to 1 liter. ठीक है। 50 ml of this solution requires 50 ml of NaOH solution for complete neutralization. Determine, ये तो क्वेश्चन भी नहीं है इसका, क्या बोलते हैं, मतलब टाइट्रेशन का ठीक से। ठीक है, बस बेसिक्स ऑफ बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपको क्या किया है, S3PO4 लिया है, ठीक है, और इसका जो मास है S3PO4 का 20 ग्राम है और वॉल्यूम है 1 लीटर। इसको क्या किया, 50 ml ऑफ इसका जो सॉल्यूशन है उसको आपने 50 ml NaOH सॉल्यूशन को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो बेसिकली रिएक्शन क्या होगा बेटा, बोलो S3PO4 प्लस NaOH gives what, बोलो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो Na3PO4 प्लस H2O बनेगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अरे ठीक है ना? इसको बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और अभी देखो तो बैलेंस्ड है ये इक्वेशन, एक बार चेक करना। 3 3 6, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गए, 4 3 7, इधर ऑक्सीजन 4 3 7, फास्फोरस 1 फास्फोरस। बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब देखो सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। देखो ये 20 ग्राम है 1 लीटर में, ठीक है, तो 20 ग्राम है 1 लीटर में, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 कितना बेटा, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 कितना हो जाएगा बताओ। 20 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H3PO4, तो मोलर मास ऑफ H3PO4 कितना होता है बेटा, 3 + 31, ठीक है। मोलर मास ऑफ फास्फोरस इज 31, 31 + 3 इज 34, और 34 + 16 4 इज 64, 34 + 64 कितना हो जाएगा, 6 3 9 4 4 8 98। ठीक है बेटा, ओके। नाउ आपको वॉल्यूम दिया है इसका 1 लीटर, तो अगर वॉल्यूम बेटा 1 लीटर है, बोल रहा है क्या कि इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड मेड अप टू 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो 20/98 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 20/98 मोलर। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, तो आपको इसमें से कितना लिया, 50 ml लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन है H3PO4 के 20/98 मोलर और वॉल्यूम कितना है 50 ml। ओके, और फिर क्या बोला है कि इसके साथ जो है, सो 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स 50 ml ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। NaOH की जो वॉल्यूम है जो इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए, वो चाहिए क्या, बोलो 50 ml। अरे बोलो। और फिर क्या बोला है कि अगर ऐसा है तो बताओ कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को यानी मोलैरिटी को m मान लेता हूँ। ठीक है ना, ओके, मैं इसकी मोलैरिटी निकालने बोला है, तो मैं इसकी मोलैरिटी को मान लेता हूँ m। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या है बताओ, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट है तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, तो मैं लिख सकता हूँ ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑफ H3PO4 would be equal to number of equivalents of NaOH। बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है रिएक्शन को, आप बैलेंस करके भी बना सकते हो, मैं इसको 3-4 मेथड से आपको बनाना सिखा सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बनाओ ताकि थोड़ा सा आपका इस पे हाथ बैठ जाए, बिकॉज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो बहुत सारी चीजें आपको आ गई। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 into volume of H3PO4 is equal to number of equivalents of NaOH को क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH into volume of NaOH लिख सकता हूँ बेटा, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना, अरे बोलो, लिख सकते हैं ना, अरे बोलिए भाई। यस सर। Yes. Okay, now normality can be written as what, molarity into volume, क्या लिखा है, सॉरी मोलैरिटी into n फैक्टर। अब H3PO4 देखिए यहाँ पे पूरी तरह से इसका ये 3H+ दिया है, H3PO4 कितने H+ दिया बोलो 3, तभी तो ये Na3PO4 बना है ना, तो ये 3H+ लॉस कर चुका है, तो H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है 3, तो ये क्या है बोलो
बोलो इसकी n फैक्टर भी कितनी होगी 3, तो हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 को लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ H3PO4 इनटू इसका n फैक्टर ऑफ H3PO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ H3PO4 इज कितना 50 ml इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। तो हमको मोलैरिटी निकालनी है, तो अभी हम इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ नॉर्मेलिटी वुड बी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NaOH इनटू n फैक्टर ऑफ NaOH। अब NaOH ने क्या किया बेटा, NaOH ने अपना क्या किया, बोलो एक OH माइनस लूज कर दिया है, ठीक है ना, पर NaOH अपना ये OH माइनस को एक लूज कर रहा है। ये क्या है, बोलो मोनो एसिडिक बेस है, ठीक है ना, ये एक OH माइनस लूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो इसकी n फैक्टर क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो अपन इसकी एक साथ वैल्यू पुट करेंगे। मैं एकदम धीरे धीरे आपको हर चीज लिखते हुए जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट नहीं पुट कर रहा हूँ वैल्यू। इनटू इसका वॉल्यूम 50 ml, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब मोलैरिटी ऑफ H3PO4 कितना निकाला आपने 20/98, ठीक है, इनटू n फैक्टर कितना है इसका 3 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ NaOH, ठीक है, इनटू इसका n फैक्टर कितना है NaOH का 1, ठीक है। तो यहाँ से आप मोलैरिटी ऑफ NaOH निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, बोलो कितना आ जाएगा। ये 3 से गया खत्म, नहीं ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, इसको हम काट देते हैं 20 से, थोड़ा छोटा कर देते हैं बेसिकली। तो ये 4 से कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 10 और ये हो गया आपको 49। तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली 30/49, ठीक है। तो 30/49 कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 4.9, तो 4.9 को हम 5 मान लेते हैं, तो दिस इज अराउंड 0.6 से थोड़ा छोटा है, 0.57 के आसपास, ठीक है। अपना आंसर कितना दिया था, मैंने क्या बताया था, आंसर इज 0.612, चलेगा। आंसर कितना है आपका 0.612, कोई दिक्कत, अरे बोलो समझ में आया कैसे करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, अरे बोलिए कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, नो सर। नहीं आया समझ में किसी को, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, नहीं सर। समझ आया। गुड। नाउ देखिए सेकंड वाला, मैं सोचा था कि शायद सेकंड वाला में आप लोग फंस जाओ, ठीक है। सेकंड वाला में क्या, आपको बस एक वर्ड है यहाँ पे कि also determine the volume of NaOH used if neutralization is carried out up to single stage। बोल रहा है कि अगर सिंगल स्टेज तक न्यूट्रलाइजेशन अगर कैरी आउट करते हैं तो यही NaOH का कितना वॉल्यूम यूज होगा। तो सिंगल स्टेज न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि H3PO4 जो है ये आपका ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है, ये सिर्फ एक H प्लस देगा, मतलब कि ये बेसिकली H3PO4 का जो रिएक्शन होता है ये डायरेक्ट नहीं होता है कि डायरेक्ट Na3PO4 प्लस H2 नहीं हो जाता है, एक एक करके H प्लस रिप्लेस होता है। तो पहले ये बनाता है Na2HPO4 प्लस एक वाटर, ठीक है, फिर अगेन ये Na2HPO4 के साथ, ठीक है, एक और NaOH रिएक्ट करेगा, सॉरी NaHPO4 हो जाएगा, NaH2PO4 सॉरी, ठीक है। तो ये NaH2PO4 के साथ फिर एक NaOH रिएक्ट करेगा, फिर एक NaOH रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, फिर एक NaOH, फिर एक Na प्लस एक H को रिप्लेस करेगा, तो दिस विल बी Na2HPO4, ठीक है, और फिर एक H2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये जो Na2HPO4 है फिर इसके साथ एक H प्लस एक NaOH रिएक्ट करेगा क्योंकि अभी भी इसके पास H प्लस, ठीक है, फिर एक NaOH इसको क्या करेगा रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा Na3PO4, ठीक है, और प्लस H2O, ठीक है। अब ये तीनों रिएक्शंस को आप जब जोड़ोगे, ऐड करोगे तीनों रिएक्शंस को एक साथ, ठीक है, तो जब तीनों रिएक्शंस को एक साथ ऐड करोगे तो आप ध्यान दोगे कि ये वाला पार्ट कट जा रहा है, ये NaH2PO4 ये कट गया, ये वाला ये कट गया, ठीक है, H3PO4 बचा, H3PO4 बचा, ठीक है, प्लस ये NaOH 1 2 और 3 प्लस 3 NaOH, ठीक है, और गिव्स व्हाट, देखो ये एक Na3PO4 और प्लस 3H2O, 1 2 3 3H2O। तो आप देख पा रहे हो कि बेसिकली जो आप देखो ये रिएक्शन देखो और हमने जो डायरेक्ट लिखा था रिएक्शन ये देखो सेम है ना, बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। तो ये बेसिकली जो हम रिएक्शन लिखते हैं ना ये हम बेसिकली फाइनल रिएक्शन लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, बट ये मल्टी स्टेज रिएक्शन है, एक एक करके H प्लस रिप्लेस होता है, या इवन कि अगर मान लो कि बेस भी होता है और डाइएसिडिक या ट्राइएसिडिक होता तो एक एक करके OH माइनस रिप्लेस होता है, या एक एक करके उसका Na प्लस और OH माइनस एक एक करके टूटता। बात समझ में आ रही है, समझ में आया। जैसे मान लो इसके जगह MgOH का होल ट्वाइस होता
ठीक है ना। तो पहले ये क्या बना था, MgOH माइनस, और फिर ये Mg+2OH माइनस बना था, और फिर अगेन ये जब टूटता तो तब ये बनाता है Mg+2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, एक एक करके टूटता है, समझ में आई बात? तो ये बोल रहा है सिंगल स्टेज रिएक्शन होगा तब कितना NaOH लगेगा, मतलब सिंगल स्टेज मतलब इसी स्टेज पर रिएक्शन होना चाहिए, यही स्टेज होना चाहिए रिएक्शन का। तो आपके पास H3PO4 है, ठीक है, NaOH है, ठीक है, और ये रिएक्शन को आपको बस एक ही स्टेज तक ले जाना है, मतलब कि Na2HPO4, मतलब कि एक ही NaOH का मॉलिक्यूल आपको यूज करना है इसको पर H3PO4 न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब H3PO4 का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है सर, कितना है, 20/98 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है सर। तो 20/98 इसकी हो गई मोलैरिटी, ठीक है, और वॉल्यूम आपने कितना बोला है इसका, 50 ml लेने के लिए। NaOH का बोला कितना वॉल्यूम लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, NaOH का भी जस्ट आपने क्या निकाला है बोलो, जस्ट आपने इसकी मोलैरिटी निकाली है 30/49, मैं 30/49 के टर्म में लिखना इसको प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 30/49, ठीक है, 30/49, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम आपको नहीं पता, ठीक है, वॉल्यूम आपको निकालनी है, ओके, ठीक है बेटा, वॉल्यूम आपको क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे बताओ, हम जानते हैं जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ व्हाट, बोलो, बेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट मोलैरिटी 20/98 H3PO4 का इनटू इसका n फैक्टर, ये हो जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू m इनटू m ऑफ NaOH ऑफ बेस इनटू n फैक्टर ऑफ बेस, ठीक है, इन n फैक्टर ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H3PO4 ने सिर्फ एक H+ यूज किया, तो यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी है 1 है, ठीक है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा 1, जितना H+ यूज करता है वही उसका n फैक्टर होता है, इनटू उसका वॉल्यूम कितना लिया आपने 50 ml, मोलैरिटी ऑफ B आप निकाल चुके हो ऑलरेडी 30/49 इनटू वॉल्यूम, इसका n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, यहाँ भी ये एक OH- को लूज कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा बोलो 1, और वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ बेस विल बी इक्वल टू, देखो इसको काटो, 49 भुजा 98, 2 से गया ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 500/30 ml, कोई दिक्कत बोले बेटा, समझ में आ रहा है, 50/3 ml। सो आप चाहो तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, 50/3, 3 1 3, 2 और 0, 3 6 18, 2 और 0 अगेन 16.66। कोई प्रॉब्लम है किसी को, अरे बोलो, समझ में आया सबको, अरे हाँ ना तो बोल दो बाबू, यस सर, आ गया समझ में। आप क्या देखो, ये मत सोचो हर क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक नहीं हो सकता है, हर क्वेश्चन आपके लिए कुछ नया सीखने का जरिया जरूर हो सकता है, ठीक है, भले आपसे बने ना बने। आप ये देखो कि आपसे वो क्वेश्चन, आपने उस क्वेश्चन को सीखा कि नहीं, वो क्वेश्चन आपको अगर अगली बार आपसे पूछा जाए या अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए तो ये क्वेश्चन आप बना पाओगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। बात समझ में आ रही है? और टाइट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, खासकर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ रहा है, बोलो। नीट में भी इंपॉर्टेंट है बट जेई में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइट्रेशन एक हॉट टॉपिक है जिससे सवाल फंसाते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है और एरर के चांसेस क्या होते हैं बोलो, ज्यादा होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले हो तो आप बाकी अपने जो आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं उस पर डोमिनेट करोगे। अरे ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, आपके मॉड्यूल में कुछ कुछ दिया हुआ है, कुछ चीजें, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट है बेसिकली टाइट्रेशन को ही आगे बढ़ाते हुए, दैट इज यूज ऑफ डबल indicators in titration, ठीक है बेटा। अब देखो ये पोर्शन बेसिकली अभी हमको पढ़ाना चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन जो है सो डिटेल में आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है आपका 11th में उसको इसको डिटेल में कवर किया जाएगा, बट क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये सिखाऊं,
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं आपको इसको पूरी तरह से अच्छे से समझा दूंगा और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसे जैसे बोलूं, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको एक तरीका बता दूंगा सवाल को सॉल्व करने का, और उसी पर्टिकुलर एरिया से ही आपके जो भी एग्जाम्स होंगे वीएमसी के या ऑल इंडिया टेस्ट, उसी पर्टिकुलर एरिया से आपको सवाल पूछा जाएगा, तो आप उसको इजीली बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऑल इंडिया अंडर 10 ला सकते हो, कोई दिक्कत? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। बाकी इस Yes, टॉपिक sir. का जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है और ज्यादा गहराई में, वो आपको किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। बट मैं आपको अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, बेसिकली आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ, तो आप मेजरली 2 टाइप के इंडिकेटर्स को यूज करोगे पूरे 11th और 12th में, जिससे सवाल आता है। ठीक है, जब तक कि आपको कोई और तीसरा इंडिकेटर के बारे में अगर पूछा भी होगा ना, कोई पूछेगा भी, तो उसकी सारी आपको फीचर्स के बारे में बता दिया जाएगा। अगर आपको नॉर्मल बोला जाए तो 2 ही इंडिकेटर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक है फिनोल्फ्थलीन, एक कौन है बेटा? फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा? बोलो, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे HPH। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बोलो, HPH। ठीक है, एक्चुअली ये H प्लस और PH माइनस होता है। क्यों ऐसे लिखते हैं? क्योंकि बेसिकली ये खुद में जो है, फिनोल्फ्थलीन जो है ना बेटा, ये खुद में एक वीक एसिड है। क्या है? बोलो, एक वीक एसिड, बहुत वीक एसिड है, लेकिन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बात बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज क्या है बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOH से, बेसिकली M प्लस OH माइनस। ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ओके। तो मिथाइल ऑरेंज जो है, उसको हम ये MOH से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपको एक, बोलो, बहुत ही वीक, बोलो, बेस, बहुत वीक बेस है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब अगर कलर की बात करें, अगर कलर की बात करें, तो एसिड में और बेस में मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं कलर की बात करूँ तो, ठीक है, कलर की बात अगर मैं करूँ तो एसिड में जो फिनोल्फ्थलीन का कलर होता है, वो क्या होता है बेटा? बोलो, क्या होता है? बोलो, कलरलेस होता है। क्या होता है बेटा? बोलो, कलरलेस होता है। Color. बेस में क्या होता है बेटा? बेस में इसकी कलर क्या होती है? पिंक। Pink. क्या होती है? पिंक होती है। ठीक है, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, तो मिथाइल ऑरेंज में जो आपको कलर होता है किसकी? एसिड की, वो क्या होती है? बोलो, रेड। रेड होती है। वेरी गुड। ये इसकी कलर क्या होती है? रेड। बाकियों को नहीं पता है क्या? बाकी को नहीं पता है, या बोलने में तकलीफ होती है? खाना नहीं मिलता है क्या घर पे? बोलो तो, तुम लोग मम्मी पापा कॉल करते हैं कि आप लोग, लगता है बच्चों को खाना नहीं देते हैं भरपेट? कोई बोलता नहीं है क्लास में? शर्म नहीं आती क्या? इतना बोलता हूँ फिर भी नहीं सुनते हो। क्यों खट्टा खट्टा बात सुनने का मन करता है? 36 बच्चे हैं क्लास में, 29 आए हैं। चलो आप लोग कम से कम आए हो। अब जो नहीं आए उसके लिए मैं आप लोग को कुछ नहीं बोल सकता। आप बताओ, कल लास्ट क्लास में 25 बच्चे लास्ट में बचे थे। लास्ट के 5 मिनट में करीब 6 बच्चे भागे थे। वो 6 बच्चे जो भागे हैं, वो मुझे पता है, मेरे को सबका नाम पता है। वो सारे लोग नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि अगर वो नोट्स बना रहे होते तो लास्ट के 6, जो भी 5-6 मिनट था जिसमें मैंने बोला था कि बेटा जो मैं कॉपी में यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, उसको नोट डाउन करो, तो वो रुकते और नोट डाउन करते। अब आप सोच लो, आपके पास नोट्स नहीं है तो आप जेई नीट छोड़ दो, मतलब कि बोर्ड में लाले पड़ जाएंगे आप। समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को? लाख लाख रुपया फीस दे के पढ़ रहे हो, पैसा क्यों पानी में बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो, पैसा भी बर्बाद करो, टाइम भी बर्बाद करो, दोनों चीजें बर्बाद करो। पैसा तो आदमी कमा सकता है दोबारा, टाइम नहीं कमा सकता। मदर फादर विद्या मंदिर में एडमिशन कराएं कि बेटा पढ़ेगा, और यहाँ पे जो है सो नौटंकी चल रहा है। और तुम लोग क्यों ऐसा कोई बोलता है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है? मतलब तुम डल हो माइंड से, दूसरा बच्चा कर ले रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम लोगों में से कुछ बच्चे जो, सर नहीं हो पा रहा है, नहीं क्वेश्चन बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा भाई? आप डल हो क्या? क्लास छोड़ दिए,
नोट्स नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाओगे? तभी तो कम आएगा ना। अगर आप सारी चीजें रेगुलर वे में करोगे, अच्छे से करोगे, जैसा बोला जाता है वैसा करते रहोगे, तो क्यों नहीं आएगा मार्क्स? और मार्क्स चलो एक टेस्ट में नहीं आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में आएगा, पांचवें में आएगा, लेकिन जो अगर हथियार ही डाल देगा तो भाई उसको तो गोली लगनी ही है ना। जंग में गए और हथियार ही डाल दिए तो उसको तो सर में लगेगा हेडशॉट। आप लोगों को पता है, मैं अभी दिखाता, मेरा वीडियो अगर ऑन होता ना तो मैं आपको दिखाता। मैं आपको रुको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। आपको मैं बताता हूँ कि टीचर की स्ट्रगल क्या होती है। आप लोग को समझ आता है, आपको लगता है कि आप ही लोग बहुत महान हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं लास्ट 1 साल से ये चीज कर रहा हूँ, जब से ऑनलाइन क्लास हुई। लेकिन भाई ये सब चीज बोली नहीं जाती, क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा फर्ज है आपको पढ़ाना। तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता कि हाँ बेटा देखो मैं हम लोग इतना मेहनत करते हैं, क्योंकि वो मेरा काम है मेहनत करना। मेरा काम है मेहनत करके आपका रिजल्ट निकलवाना। अगर मेरे मेहनत में कहीं कमी हो तो वो मेरा गद्दारी होगा मेरे काम के साथ, और मैं गद्दार नहीं हूँ। लेकिन आप लोग गद्दारी कर रहे हैं अपने काम के साथ। मेरी वीडियो दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ सर। मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। एक सेकंड। ये आपको कुछ दिख रहा है? मेरा फैन बंद है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? और मेरे चेहरे पे आप पसीना देखो, मेरे को गर्मी ज्यादा लगती है। पूरा पसीना, मेरा शर्ट भींगा हुआ है, ठीक है? पूरा शर्ट भींगा हुआ है मेरा, पूरे चेहरे पे पूरा पसीना है। और फिर भी मैं फैन ऑन नहीं कर रहा हूं, पता है क्यों? बस इसीलिए कि फैन की आवाज से आपको शायद डिस्टरबेंस ना हो जाए। कि आप लोग को अगर फैन की आवाज मेरे आवाज के साथ अगर मिल गई तो आपको शायद मेरी आवाज ठीक से आए नहीं, और शायद आपको हो सकता है कि चीजें जो मैं बोलूं आपको ठीक से समझना है। इसलिए गर्मी में बैठ के यहाँ पे क्लास लेता हूँ। एसी नहीं चलाता कि भाई उसकी भी आवाज होती है थोड़ी बहुत, विंडो एसी लगी हुई है। पूरा बॉडी से मेरा मतलब कम से कम लगता है आधा लीटर निकल गया होगा पसीना इतने देर में। और सिर्फ आपकी क्लास नहीं लेनी होती है मुझे, बहुत सारे बच्चों की क्लास लेनी होती है। 11th में लेना होता है, 12th में लेना होता है, 9th में लेना होता है, 10th में लेना होता है, 12th पास में लेना होता है, और ऐसे ही लेते हैं। तो आप लोग को लगता है कि आप ही लोग का स्ट्रगल बहुत बड़ा है। आप लोग में सब फैन बंद करके बैठो ना, 1.5 घंटा बैठ के लेक्चर अटेंड करो पर डे। 3 ही घंटे करने होते हैं ना, मैं तो 5 घंटे लेक्चर लेता हूँ, 6 घंटे लेता हूँ लेक्चर। अब 3 घंटे फैन बंद करके बैठो, मैं फिर बात करता हूँ आपसे, बोलोगे सर बॉडी में ताकत ही नहीं बची है। खिड़की तक नहीं खोलता हूँ कि खिड़की से कहीं बस की आवाज आ गई या कोई गाड़ी की आवाज आ गई तो शायद आपको डिस्टर्ब हो जाएगा।
यार तुम लोग नहीं समझते हो चीजों को, बात को समझो। जो एग्जाम की तैयारी होती है ना, वो कांटों से भरा हुआ रास्ता होता है, कांटों से भरा हुआ रास्ता, ठीक है। और उसको वही पार कर सकता है जिसमें सही में कांटे में चलने की का गूदा हो, ताकत हो। कोई अरुआ गरुआ, कोई आलतू फालतू आदमी नहीं कर लेता है क्लियर एग्जाम। मेरे को तेज बच्चा नहीं चाहिए। आई डोंट नीड अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई नीड अ स्टूडेंट हु फॉलोज मी, जो मेरी बातों को माने, जिसको मैं अपने से बेहतर बना सकूं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि जब आप 2 साल आपका कंप्लीट हो जाए, तो जब आप एग्जाम दो तो मेरे से ज्यादा मार्क्स लाओ सेम एग्जाम में, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। मैं तो पेपर नहीं देता ना, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम तो एक लिमिटेड टाइम इंटरवल में होता है, तो ऑब्वियस चीज है कि कैलकुलेशन बहुत मैटर करेगा। फॉर्मूला का हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हर शॉर्ट ट्रिक याद होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की जो हरकतें हैं ना यार, मतलब कि मुझे ऐसे समझाना पड़ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। 1.5 घंटे हुए हैं, मतलब कि 1.5 महीने हुए हैं आपकी क्लास स्टार्ट हुए, सिर्फ 1.5 महीने। यहाँ बच्चे रोते सर सवाल नहीं बनता है, सर ये नहीं हो रहा। अरे आपने किया क्या है जो आपसे सवाल बनेगा? आपने कितनी मेहनत करी है? नोट्स तो ढंग से बनते नहीं है, नोट्स बनते हैं तो मॉड्यूल नहीं पढ़ते हो। कितनी बार बोला है कि पहले से पढ़ के आया करो क्लास में। कितने लोग पढ़ के आते हैं इस क्लास में पहले से? मेरे को अच्छे से पता है, शायद 2 या 3, मैक्सिमम 4 5, उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं, मुझे मालूम है अच्छे से। आपको क्या लगता है आप बेवकूफ बना लेते हो मुझे? तो उसका कौन पढ़ के आया? 20-15 बच्चे हाथ उठा देते हैं, मेरे को समझ में आ जाता है कितने पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े, चुन के निकाल सकता हूँ। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? अभी मौका है, 1.5 महीने हुए हैं, सुधर जाओ। अगर करना है तैयारी और नहीं करना है तो भाई साहब फीस रिफंड लीजिए, माँ बाप का पैसा बर्बाद मत कीजिए। उनका टाइम, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और उनका पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, पैसे से सबसे बड़ी चीज है उनका उम्मीद आपसे लगा हो। जब आप विद्या मंदिर की क्लास करने जाते हो ना बेटा, जब वो विद्या मंदिर में आपका एडमिशन कराते हैं ना, तो एक उम्मीद के साथ कराते हैं कि मैं अपने बच्चे का एक आईआईटी और नीट के कोचिंग में एडमिशन करा रहा हूँ और मेरा बच्चा ये क्वालिफाई करेगा। किस अपने माँ बाप से, जितने बच्चे हैं यहाँ पे, अपने माँ बाप से जितने बच्चे हैं इस क्लास में, 30 के 30 29 बच्चे हैं अभी इस क्लास में, 28 सॉरी, सब अपने माँ बाप से पूछना है, क्या आपने इस उम्मीद से मेरे को एडमिशन कराई थी कि मेरा नहीं होगा एग्जाम, ऐसे ही करा देते हैं? सब बोलेंगे यही कि मुझे पूरा उम्मीद है आप पे कि आप एग्जाम क्लियर करोगे। हर पेरेंट, हर आपके माँ बाप जो है सो बोलेंगे, क्योंकि वो सच में उसी उम्मीद से आपका एडमिशन कराया। आप उस उम्मीद पे कितना खरा उतर रहे हो? आप अभी क्लास कर रहे हो ना, तो आपके पेरेंट्स को लग रहा है मेरा बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और बच्चा यहाँ पे क्या तैयारी कर रहा है दिख रहा है। क्यों नहीं पढ़ के आए आप लोग पहले से? एक बेसिक बेसिक सवाल नहीं बन के दे रहा आप लोग से, क्या दिक्कत क्या है? खराब पढ़ाते तो बोलो टीचर चेंज हो जाए। आपका तैयारी में खराबी नहीं आना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती, अगर आपको लगता है कि टीचर फालतू पढ़ाता है, तो आप बोलो टीचर चेंज कर दिया जाएगा। आप अपने करियर को क्यों दांव पे लगा रहे हो? और अगर मैं अच्छा सही पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो कंटेंट की तो बात ही मत करो। कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ रहा हूँ क्लास में। दुनिया की कोई भी किताब उठा कर ले आओ जो जेईई और आईआईटी से कंसर्न है और नीट से कंसर्न है, अगर एक भी आपको ऐसा सवाल मिल गया जो क्लास में नहीं समझाया गया है या जिस टाइप का सवाल नहीं मिला गया है, तो मेरा नाम बदल देना। मैं तो बोलता हूँ कि मेरी नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। नोट्स में हर कुछ लिखा हुआ है, मॉड्यूल फॉड्यूल कुछ जरूरत नहीं पढ़ने की, सिर्फ नोट्स पढ़ो और सवाल बनाओ। तो अगर मेरी पढ़ाई नहीं समझ में आती है तो टीचर चेंज करा लो यार, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों खत्म कर रहे हो? या फिर अगर आपको पढ़ाई भी समझ में आती है, मतलब आप बेवकूफ हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं है।
क्या ये रोना लगा के रखा है यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। पूछ रहा हूँ हुआ, हाँ बेटा क्या कलर होता है? गधे जैसे बैठे, मतलब लगता है कितने स्मार्ट हैं कि यार मेरे को तो कलर पता ही है, मेरा तो एटीट्यूड है भाई, मैं क्यों बोलूंगा, मैं तो महान हूँ। अबे कितने महान हो, जिस दिन सबको लग जाए ना कि वो बहुत महान है, बोल देना मेरे को सर बहुत महान हूँ, एक टेस्ट लूंगा, ठीक है ना, और सारी बातें खुल जाएंगी 2 मिनट में, सब महानता निकल जाएगी। तो स्मार्ट बन रहे हैं ना इस क्लास में, कम से कम इस क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंडिकेटर का कलर पता है, कि वो 10th के सिलेबस में है। 10th में तो तुम लोग चाट ही जाते हो, एनसीईआरटी चाटने की तो आदत है, 11th में नहीं चलेगा ये। टेंथ नहीं है ये, जितना पूरा 10th में मिला के केमिस्ट्री पढ़े हो ना, उससे ज्यादा पहले चैप्टर में केमिस्ट्री पढ़ चुके हो अभी तक। अगर एक क्लास तुम छोड़ते हो ना तो पूरा चैप्टर गायब हो जाए, ये बात समझ लो। अगर एक क्लास की नोट्स नहीं लिखते हो, एक चैप्टर की नोट्स नहीं लिखते हो, चैप्टर खत्म। और वो चैप्टर से जो दूसरा चैप्टर कनेक्टेड है वो भी खत्म। समझो बात को बेटा, समझो, बस इतना बोल रहा हूँ, समझो चीजों को। चीजें आप जितनी सोच रहे हो ना, जितनी आसान, उतनी आसान है नहीं, ठीक है ना, उतनी आसान सच में नहीं है, ठीक है ना। रास्ता बहुत टफ है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर आप लोग चीजों को अच्छे से फॉलो करो तो आप उस रास्ते को जीत सकते हो, उस रास्ते को कंप्लीट कर सकते हो, अच्छा रैंक निकाल सकते हो। और यहाँ पे हर बच्चा जो इस क्लास में बैठा है वो इस चीज के कैपेबल है कि वो अच्छी रैंक से अपना एग्जाम निकाले, बोर्ड में भी अच्छा करे। हर बच्चा कैपेबल है, हर बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ, हर बच्चा कैपेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई कैपेबल है कोई नहीं है, कोई कमजोर है कोई अच्छा है, सारे बच्चे अच्छे हैं, कर्म बुरा है, बच्चे सारे ही अच्छे हैं, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है जिसमें पोटेंशियल नहीं है। कितने बच्चे उस जो अभी मैंने प्रॉब्लम दिया था उसको ईमानदारी से बताओ कि कितने लोग, जो मुझे पता है अच्छे से, आधे से ज्यादा बच्चों ने कॉपी में बस क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ा होगा, ठीक है, लगा अच्छा छोड़ो ना सर तो सॉल्यूशन बताएंगे देख ही लेंगे। अरे मैंने बनाया, तुमने क्या किया ये बताओ, सवाल तो मैंने बनाया ना, तुमने उस सवाल का जर्नी को पूरा किया नहीं किया? अगर तुम उस सवाल को अटेम्प्ट करते, कोशिश करते, तुम फेल होते तो कुछ तो सीखते ही, एटलीस्ट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्या मैंने गलती करी। जब एक इंसान एक 5 तरीके से सवाल बनाने की कोशिश करता है, पांचों तरीके से नहीं बनता उससे सवाल, तो वो ये सीखता है कि इन 5 तरीकों से ये सवाल नहीं बना सकते। तो फेलियर भी हमेशा सिखाता है और सक्सेस से ज्यादा सिखाता है, ये बात याद रखना। लेकिन आप लोग फेल होने से डरते हो, यू फियर अबाउट फेलियर, डरपोक हो। तो थोड़ा सा अपने अंदर लाओ, हिम्मत लाओ, थोड़ा ताकत लाओ, थोड़ा स्पिरिट लाओ और लड़ो सिचुएशन से। यहाँ दुनिया कोविड जैसी महामारी से लड़ रही है, आप लोग से एक 11th-12th का सिलेबस नहीं हो रहा है, सब इतना परेशान है। कम से कम जो काम है अपना वो ईमानदारी से करो, वो चीज के लिए खुशी दे दो। अभिजीत सर इतना अच्छा मैसेज डाले थे आपके ग्रुप में, पढ़ा था कि नहीं सबने, कि भाई आपके माँ बाप परेशान है, सब फैमिली परेशान है, सब परेशान है, ठीक है, इसमें से कम आप एक तरफ से उनका टेंशन खत्म कर सकते हो पढ़ के। उनको लगे चलो ये तो टेंशन नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है। समझो बेटा बात को, ठीक है ना। मेरे को ऐसा डांटना वाटना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, क्या फायदा है डांट के, समय बर्बाद होता है, आपका भी होता है, मेरा भी होता है। छोड़ो, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो। कल रात तक का दिया है टारगेट कि बेटा नोट्स कंप्लीट करके आना है, जिसका भी नोट्स नहीं कंप्लीट है किसी से मांगो और नोट्स कंप्लीट करो, बोलो भाई प्लीज मेरे को पीडीएफ दे दो,
हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन लो और कंप्लीट करो। नहीं होता है तो फिर लास्ट में मेरे से मांगो, लेकिन मेरे पास लास्ट में आना है, बिकॉज मुझे उन लोगों को मदद करने में एकदम अच्छा नहीं लगता जो डायरेक्ट मदद मांगने आ जाते हैं बिना कोशिश किए। जो लोग कोशिश करके आते हैं ना, मैं उनके लिए हमेशा हूँ खड़ा, एकदम 110% साथ हूँ। बिना कोशिश क्या होगे कि सर नोट्स दे दीजिए ना, इतना गुस्सा आता है ना, क्या बताऊं। सर लेक्चर छूट गया, लेक्चर डाल दीजिए ना। अरे क्यों छूटा? सर बीमार था। बीमार थे तो क्लास में बैठे रहते एटलीस्ट। भाई साहब लोग 102 3 डिग्री बुखार पे क्लास करते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ सर। बेटा थोड़ा सा स्ट्रगल करो, बिना स्ट्रगल के नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ कि वर्क नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सब्जेक्ट को घोल के पीना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना, घोल के पीना पड़ेगा हर सब्जेक्ट। समझो उस बात को, ठीक है? एक बार में नहीं होता है, समझ आता है, दोबारा पढ़ो। सबका इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं होता, ठीक है? कोई जल्दी समझता है चीजों को, कोई लेट समझता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं समझता, सब समझते हैं, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 2 बार में नहीं आ रहा 4 बार पढ़ो, 4 बार में नहीं आ रहा 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो। इतना बार पढ़ दो ना कि नहीं समझ में आए तो रटा जाए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए, इतना बार पढ़ दो ना कि वो रट जाए, भार में जाए। ऐसे ही निकलता है एग्जाम। आपको क्या लगता है जो 100 अंडर 100 रैंक ला तो सब आता है उसको? और इतना बार पढ़ता है ना कि जो नहीं आता वो रट लेता है। रटता नहीं है, रटा जाता है उससे, इतना बार पढ़ लेता है वो। एनसीईआरटी उठाओ, इतनी बार पढ़ दो, खत्म हो जाए। नोट्स उठाओ, इतनी बार, एक ही प्रॉब्लम को इतनी बार बना दो ना कि वो प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो किसी का औकात नहीं है कि आपसे नहीं बने। भगवान भी चाह जाए तो फिर भी आप आंसर सही। अपने आप को जब किंग सोचोगे ना, जब अपने आप को बेस्ट सोचोगे, तब आपको दुनिया बेस्ट की नजर से देखेगी। अगर आप अपने आप को मीडियोकर की तरह देखोगे ना, अंदर झांक के देखोगे आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप क्या हो, एक मीडियोकर या एक बेस्ट इंसान। और जो आप सोचते हो ना अपने बारे में, वही वही एक्चुअली में आपको। अगर मैं सोचूंगा ना कि मैं एक मीडियोकर टीचर हूं, तो मैं एक मीडियोकर ही मेरे को सब लोग सोचेंगे, आप लोग भी मीडियोकर ही सोचोगे। अगर मैं सोचूंगा कि आई एम द बेस्ट, so you will also think that I am the best। तो अपना सोच बदलो अपने बारे में कि आप हो क्या, आप बेस्ट हो या मीडियोकर हो। और जब बेस्ट अपने बारे में सोचोगे ना, जब दिल से आएगा ना कि मैं बेस्ट हूं, जब दिल से अंदर से आएगा ना बेस्ट हूं, सच में आप बेस्ट हो। कोई आपको नहीं रोक सकता है दुनिया में, ठीक है? यस सर। पढ़ो बेटा आप लोग, हम हैं साथ में आपके, टेंशन नहीं लो, हमेशा, हर टाइम पे हमेशा मदद करेंगे। लेकिन मदद करेंगे, ये नहीं देंगे, भीख नहीं देंगे। जो होता है ना कि सर पढ़ा दो, मूल कॉन्सेप्ट नहीं समझ में, नहीं समझ में तो पहले खुद से पढ़ के आओ, पूरा एफर्ट लगाओ, तब मेरे पास आओ, तब उसको मदद बोलेंगे। अगर मैं फिर से पढ़ा दूंगा उसको भीख बोलते हैं। पूरा चाट जाओ किताब। यस। फॉरगेट द पास्ट, थिंक अबाउट द फ्यूचर। ओके बेटा? सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन मेरा मानना बस इतना है कि आप लोग जगो। बस मैं आपको जगाना चाहता हूँ, ठीक है? एक मिनट का पॉज ले रहा हूँ।
चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, इंडिकेटर्स। तो बेसिकली दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपको 2 साल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, एक होता है फिनोल्फथालीन और दूसरा होता है मिथाइलोनिस। फिनोल्फथालीन आपको एसिडिक मीडियम में, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एसिडिक मीडियम में इसकी जो कलर होती है बेटा, वो होती है कलरलेस, और जो बेसिक मीडियम होता है उसमें इसकी कलर होती है पिंक। सेम वे में मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसकी कलर होती है आपको रेड इन एसिडिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में इसकी जो कलर होती है वो होती है येलो। 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 ऑरेंज न्यूट्रल। हाँ बेटा, ऑरेंज न्यूट्रल में रहता है। ऑरेंज होता है। तो न्यूट्रल जब रहता है। हाँ हाँ। मतलब वो बेसिकली आपको एक फेज है ना, रेड और येलो को मिलाओगे तो ऑरेंज ही आएगा। तो एक फेज होता है जब वो थोड़ा सा उसका कलर धीरे धीरे फेड होता है तो वो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का लगता है, बट बेसिक स्ट्रीम लेवल पे यही कलर है। ओके ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डबल इंडिकेटर्स। ठीक है, सिंगल इंडिकेटर का तो आप कलर देख चुके हो कैसे कैसे चेंज होगा। जैसे मान लो अपन ने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसमें अपन ने देखा था कि जब आप फिनोल्फथालीन ले रहे हो तो ये जो कलर है, ये इनिशियली इसका कलर क्या होता है बोलो? इनिशियली इसकी कलर होती है बोलो पिंक, और फिर बाद में चेंज होकर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कुछ यूज ऑफ डबल इंडिकेटर। यूज ऑफ डबल इंडिकेटर बेसिकली कुछ नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आप एक पर्टिकुलर रिएक्शन को आपको इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, आपको एक दो इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है इन पर्टिकुलर कंडीशन। अगर आप मतलब कि वो दो इंडिकेटर्स का कलर यूज नहीं करोगे तो आपको जो एंड पॉइंट है वो ठीक से नहीं मिलेगा। इससे पहले हम एक टर्म को जान लेते हैं, वो है एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट। ठीक है, तो एंड पॉइंट बेसिकली क्या होता है? एंड पॉइंट इज द पॉइंट एट विच the point at which the point at which the indicator changes its color during titration। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या पॉइंट होता है? जिसपे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस क्या हो जाते हैं? वो सेम हो जाते हैं, है ना? दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और जब ये मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तब उस टाइम पे क्या होता है? कलर में चेंज आता है। तो फिर एक नए डेफिनेशन की क्या जरूरत होगी? मतलब कि इक्विवेलेंस पॉइंट में भी इंडिकेटर कलर चेंज करता है और एंड पॉइंट में भी इंडिकेटर कलर चेंज करता है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, many times the end point and equivalence point is same, because equivalence point पे और end point पे दोनों पे मतलब कि end point पे कलर चेंज होता है और equivalence point जब आता है तब तो कलर चेंज होता ही है, मतलब दोनों पॉइंट सेम ही होते हैं। बट बहुत बार ये दोनों पॉइंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो द पॉइंट्स कैन बी डिफरेंट आल्सो। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आपका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है एक्चुअली? जहां पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दो रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल। ठीक है, और एंड पॉइंट क्या होता है? जहां पे कलर चेंज आता है। तो नॉर्मली जब दोनों का इक्विवेलेंट सेम हो जाता है तब तो कलर तो चेंज आता ही है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कलर में चेंज आ जाता है लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं होते हैं। अब कैसे होता है ये, क्यों होता है ये? क्योंकि अभी तक आपने जो देखा है प्रॉब्लम इसमें, तो एक सेकंड, अभी तक आपने जो सिचुएशन देखा है, जैसे ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिखाया, ठीक है, इसमें तो आपको जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वही एंड पॉइंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब कलर चेंज हो रहा है उसी टाइम पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बराबर हो रहे हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। अब वो केसेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कब इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट जो होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट तभी अलग होगा जब आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अलग हो लेकिन फिर भी कलर में चेंज आ जाए। मतलब इस समझ में तो यही आता है डेफिनेशन से। तो उस चीज को अपन नोट में लिख लेते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिखेंगे अपन? नोट में लिखेंगे that equivalence point and end point can be same or different, ठीक है ना।
जो इक्विवेलेंस पॉइंट होते हैं और एंड पॉइंट जो होता है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? ओके। तो इसको अपन यहाँ से जो है सो फर्दर नेक्स्ट क्लास में अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कब ये डिफरेंट होता है, कब ये सेम होता है, और वहां पे हम और उसके साथ हम देखेंगे डबल टाइट्रेशन। ठीक है, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। तो बेसिकली ये टॉपिक आज खत्म हो जाता, बट उससे एक बहुत बड़ा काम ये हो गया कि आपको शायद कुछ चीजें मेरी कुछ आपको अच्छी लगी होंगी, जो नहीं लगी उसको साइड रखिए और जो अच्छी लगी उसको अपने साथ रखिए और उस चीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, फिलहाल आप 1 सेकंड के लिए आप लोग वेट कीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बेटा अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिखाने के लिए एक वीडियो खोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली वो वीडियो अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसके साथ ही कोशिश करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जितने भी आपके वर्कबुक और मॉड्यूल के जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं आप पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है। नीट वालों को बनाना है मॉड्यूल का एक्सरसाइज। हाँ बेटा, तो मैं क्या बोल रहा था कि नीट वालों को करना है एक्सरसाइज 1 और लास्ट एक्सरसाइज अपने मॉड्यूल का। एक्सरसाइज 1 इज फंडामेंटल एंड लास्ट एक्सरसाइज आपको कुछ इम्पेकेबल करके है, ठीक है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए। ये दोनों एक्सरसाइज खत्म करने के बाद ही आप किसी और तीसरे एक्सरसाइज में हाथ लगाओगे। इवन मतलब आपका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरा करना है। और जो जेई वाले हैं वो मॉड्यूल, हाँ बोलो, हाँ बोलो, सर हाँ बोलो। सर नीट के लिए क्या था, फिर से बताएंगे? मैंने बोला एक्सरसाइज 1 जो फंडामेंटल है, ठीक है, और पीवाईक्यू। हाँ बेटा, आवाज आ रही है अभी सबको? आवाज आ रही है? नीट वाले करेंगे फंडामेंटल और इम्पेकेबल, ये दो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मिनिमम, ठीक है, अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज कंपलसरी, ठीक है ना। और जेई वाले सॉल्व करेंगे वर्कबुक का लेवल 1 और लेवल 3, ठीक है। लेवल 3 मींस व्हाट बोलो? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके वर्कबुक में दिया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइज है या बाकी जो भी चीजें आपके मॉड्यूल या वर्कबुक में दिए हुए, वो इसके बाद आप अगर समय बच, बेटा कुछ प्रॉब्लम आ गया था मीटिंग में, ठीक है, वो अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या बोला था। सबको आगे अभी आवाज क्लियर आ रही है? सबको सबको आवाज क्लियर आ रही है? तो नीट वालों को फंडामेंटल करना है और लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रहा है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो आपको नीट वालों को करना है फंडामेंटल और इम्पेकेबल। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, तो फिर आप वो उसके बाद ही करोगे, ये मिनिमम है मॉड्यूल से, ठीक है। और जेई वाले क्या करेंगे? जेई वाले करेंगे वर्कबुक लेवल 1, ठीक है, और वर्कबुक लेवल 3। इसके अलावा आपको जो भी करने का मन है आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मिनिमम ये करने के बाद ही आप बाकी चीजों करोगे। फिर अगर मैं किसी से पूछूंगा बेटा क्यों नहीं किया होमवर्क, तो सर मॉड्यूल कर रहा था, तो बहुत जेई वाले बोलेंगे सर मॉड्यूल कर रहा था, तो बहुत गाली सुनोगे, क्योंकि जो बोला गया है पहले वो कंप्लीट करोगे, उसके बाद बाकी चीजें, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और डीपीपी वगैरह आप लोग सब अपना जो भी होमवर्क मिला खत्म कर लीजिए,
आप लोग को ये दोनों करने के लिए 1 वीक का टाइम मिल रहा है। मैं नेक्स्ट वीक इसका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक मतलब इन द कमिंग फ्रॉम द कमिंग संडे। तो संडे आने से, नेक्स्ट संडे आने से पहले, ये संडे आने से पहले आप लोग ये सारी होमवर्क को सीक्वेंस वाइज खत्म करके रखो ताकि मैं इसका डिस्कशन करा सकूं, ठीक है। ओके सर वर्कबुक में लेवल 2 है सर, लेवल 1 और 2। अरे मतलब लास्ट होगा ना एक पीवाईक्यू करके सेक्शन होगा, नहीं है क्या? वर्कबुक होगा, लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, और एक होगा ना लास्ट ईयर आर्काइव करके या कुछ करके, क्या लिखा हुआ उसमें? उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है उसमें? जेई आर्काइव, तो वही जेई आर्काइव करोगे, ठीक है। वही लेवल 3 में बोल रहा था, मिस्टेक से बोल दिया, जेई आर्काइव, ठीक है। ओके, और प्लीज सारे लोग कल तक नोट्स भेज दीजिएगा बना के, ठीक है। और जिसको भी जो सेक्शन में प्रॉब्लम हो, एक बार मैं डाउट क्लास ले लूंगा, आप लोग मुझे सब लोग लिख के भेज दीजिएगा, सर ये सेक्शन नहीं समझ में, ये सेक्शन नहीं समझ में, तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले खुद से पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए, और YouTube वीडियो किसी और टीचर का देख के समझने की कोशिश मत कीजिएगा, वो चीज सही नहीं है, वो पूरा तरह से आपका टाइम वेस्ट है। अगर आपको समझ में आता, मैं सामने से बोल देता, हाँ भाई जाओ इस टीचर का देख लो, मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगता है कि आप किसी और टीचर को से पढ़ो या उसमें, लेकिन आपका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, उसके बारे में मैं सोचता हूँ, तो वो आपका नुकसान करेगा। तो YouTube से दूर रहिए। अगर कुछ पढ़ना ही है तो आप गूगल पे जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया पढ़ सकते हो, डिफरेंट साइट्स हैं जिसपे आप, अगर आपको कोई मान लो कि जैसे आपको टाइट्रेशन नहीं समझ में आता है तो टाइट्रेशन कीवर्ड को सर्च करो और आप पढ़ सकते हो। पढ़ना इज कंप्लीटली ओके, बट वो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, बट मतलब ये करना मतलब कि अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। समय बहुत ज्यादा वेस्ट होता है उससे, वीडियोस देखने से, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।